हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्विज जूम जीके पर। आज के सेशन में मैं आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 23 जून शिफ्ट 3 में आए सभी जीके क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। इससे पहले मैं 4 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, चाहे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन। पहला टॉपिक है पॉलिटी। पहला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करने के बारे में वर्णन करता है? करेक्ट आंसर है 44वां संशोधन अधिनियम 1978। आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं कि 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में क्या क्या प्रावधान था। इसमें मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की बात कही गई है। जैसे इसमें प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर आपके देश में इमरजेंसी भी लग जाती है भारत में, तो भी आप अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं कर सकते। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकालीन प्रावधानों में परिवर्तन। संशोधन में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया तथा यह अनिवार्य किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही की जा सकती है। कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति। संशोधन ने संपत्ति को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया और इसे अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा। संशोधन में सुनिश्चित हुआ कि मीडिया बिना किसी सेंसरशिप के संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही पर स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग कर सकेगा। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति पर प्रतिबंध। इसका उद्देश्य भविष्य में क्षणिक बहुमत द्वारा संविधान संशोधन शक्तियों के दुरुपयोग को रोकना भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो करेक्ट आंसर है लोकसभा के सदस्य। प्राक्कलन समिति भारतीय संसद की एक महत्वपूर्ण समिति है जो सरकारी खर्चों की जांच करती है। ये समिति लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुनी जाती है और इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार द्वारा आवंटित धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और मितव्ययिता से किया जा रहा है या नहीं। प्राक्कलन समिति के मुख्य कार्य हैं बजट अनुमानों की जांच, खर्चों की समीक्षा, मितव्ययिता और दक्षता का सुझाव, प्रशासनिक सुधारों का सुझाव। बजट अनुमानों में समिति सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट अनुमानों की जांच करती है और यह देखती है कि क्या वे उचित हैं और क्या सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप हैं। खर्चों की समीक्षा। समिति सरकारी विभागों और मंत्रालयों द्वारा किए गए खर्चों की समीक्षा करती है और यह देखती है कि क्या वे प्रभावी ढंग से किए गए हैं। मितव्ययिता और दक्षता का सुझाव। समिति सरकारी खर्चों में मितव्ययिता और दक्षता लाने के लिए सुझाव देती है। प्रशासनिक सुधारों का सुझाव। समिति प्रशासनिक सुधारों और बेहतर कार्यकुशलता के लिए भी सुझाव देती है। प्राक्कलन समिति की संरचना देख लेते हैं। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। सदस्यों का चुनाव लोकसभा सदस्यों में से ही किया जाता है। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं बन सकता। तो एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यपालों और राजदूतों जैसे अधिकारियों को पद से हटाने या वापस बुलाने की शक्ति है। वह इस शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर करता है? करेक्ट आंसर है केंद्रीय मंत्री परिषद। आइए राष्ट्रपति की थोड़ी शक्तियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां इस प्रकार हैं: कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और कुछ अन्य शक्तियां। कार्यकारी शक्ति,
राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री परिषदों की नियुक्ति करते हैं। वह भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। वह भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति राज्यपालों, न्यायाधीशों और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। वह विदेशों में भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करते हैं। विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति संसद के सत्रों को बुलाते और स्थगित करते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। वह संसद द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करते हैं जो उन्हें कानून बनाते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं। वह राज्यपाल के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति संसद में वित्तीय विवरण बजट पेश करते हैं। वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में ना हो। न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। वह किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को क्षमा, राहत, परिहार या लघुकरण कर सकते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी या सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सलाह ले सकते हैं। वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति वार्षिक बजट को संसद में पेश करने की अनुमति देते हैं। वह भारत की संचित नीति से व्यय को नियंत्रित करते हैं। राष्ट्रपति वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल या वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। वह इन आपातकालों के दौरान विशेष शक्तियां प्राप्त करते हैं। अन्य शक्तियां, राष्ट्रपति युद्ध या शांति की घोषणा कर सकते हैं। वह कूटनीतिक संबंध स्थापित करते हैं और विदेशों के साथ संधियां करते हैं। संक्षेप में, भारत के राष्ट्रपति के पास कई महत्वपूर्ण शक्तियां हैं जो उन्हें देश के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। हालांकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कानून के तहत लोक अदालत की कार्यवाही और स्थिति को किस प्रकृति का माना जाता है? करेक्ट आंसर है, इनकी कार्यवाही न्यायिक होती है और लोक अदालत को सीआरपीसी के तहत दीवानी न्यायालय माना जाता है। लोक अदालत के बारे में पिछले वीडियो में मैं काफी अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूं। आप चाहें तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जिस पर भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रियों का चयन करते समय प्रधानमंत्री को विचार करना चाहिए? करेक्ट आंसर है, विदेशी समुदायों का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी। पहला क्वेश्चन है, समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? स्वराज द्वीप कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लक्षद्वीप, दूसरा है दमन और द्वीप, तीसरा है मन्नार की खाड़ी, चौथा है अंडमान और निकोबार द्वीप। करेक्ट आंसर है अंडमान और निकोबार द्वीप। थार रेगिस्तान मुख्य रूप से किन भारतीय राज्यों को कवर करता है? तो करेक्ट आंसर है राजस्थान और गुजरात। वैसे तो थार रेगिस्तान पंजाब और हरियाणा में भी थोड़ा बहुत फैला हुआ है, बट मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात को कवर करता है। इकोनॉमिक्स टॉपिक की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, क्रिसिल ने FY26 में भारत की बैंक क्रेडिट वृद्धि कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है? क्रिसिल ने FY26 में भारत की बैंक क्रेडिट वृद्धि कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है? आंसर है 12 to 13%। भारत में प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है? भारत में प्राकृतिक उत्पादों को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करने के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर है द्वितीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण शामिल है, जैसे कृषि, वानिकी और खनन। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण और उद्योग शामिल है, जहां प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को संशोधित और तैयार उत्पादों में बदल दिया जाता है। तृतीयक क्षेत्र सेवाओं से संबंधित है, जैसे कि खुदरा, मनोरंजन और वित्तीय सेवाएं। नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री।
क्वेश्चन है 1793 में शुरू की गई कॉर्नवालिस संहिता डैश के लिए जानी जाती है। 1793 में शुरू की गई कॉर्नवालिस संहिता डैश के लिए जानी जाती है। आंसर है जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए। तो कॉर्नवालिस संहिता किसके लिए जानी जाती है? जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए। वैदिक मंत्रोच्चार की कौन सी पारंपरिक विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है? वैदिक मंत्रोच्चार की कौन सी पारंपरिक विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल और व्यापक मानी जाती है? करेक्ट आंसर है घनपाठ। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं, जैसे जो वेदों से पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत रेयर होते हैं, कम ही पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनसांख्यिकी की रूपरेखा औपनिवेशिक शासन द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करता है? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की जनसांख्यिकी रूपरेखा औपनिवेशिक शासन द्वारा आरोपित सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन को दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर स्वास्थ्य देखभाल और पोषण की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन करता है? तो ये बात 1947 की हो रही है। सो करेक्ट आंसर है उच्च जन्म और मृत्यु दर के साथ निम्न जीवन प्रत्याशा। इस टाइप के क्वेश्चंस और भी पूछे गए हैं। इससे पहली वाली शिफ्ट में 1947 की जो जनसांख्यिकी थी, जनगणना थी, उससे काफी क्वेश्चंस आए हैं इससे पहले वाली शिफ्ट में भी, तो आप एक बार वो भी देख लीजिएगा जो इससे पहले के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। अंग्रेजों की किस नीति ने आदिवासी भूमि स्वामित्व पैटर्न को बहुत प्रभावित किया और जनजातियों में व्यापक असंतोष पैदा किया, जिससे विद्रोह को बढ़ावा मिला? करेक्ट आंसर है वन कानून और भू व्यवस्थापन। आइए इसको डिटेल में देख लेते हैं। व्यवगत का सिद्धांत, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स भी कहा जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 19वीं शताब्दी में भारत में रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक विलय नीति थी। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक को बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मृत्यु हो जाती है तो उसका राज्य कंपनी द्वारा अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता है। अगर आपको याद हो तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें महारानी लक्ष्मीबाई जिन्होंने इसमें भाग लिया था 1857 की क्रांति में, उन्होंने इस सिद्धांत व्यवगत के सिद्धांत के विरोध में ही भाग लिया था, क्योंकि उनका सगा पुत्र ना होने के कारण उनकी रियासत का विलय कर लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, इसलिए वो 1857 की क्रांति में उन्होंने भाग लिया। अगला है रैयतवाड़ी प्रणाली। ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू की गई एक भू राजस्व प्रणाली है, जिसमें किसानों को सीधे सरकार को भूमि राजस्व का भुगतान करना होता था। इस प्रणाली में किसानों को भूमि का स्वामित्व दिया गया था और वे अपनी जमीन को बेचकर गिरवी रख सकते थे या दान कर सकते थे। स्थायी बंदोबस्त की बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1793 में ब्रिटिश भारत के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में शुरू की गई एक भूमि राजस्व प्रणाली थी। इसमें मूलतः एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया और वे किसानों से राजस्व एकत्रित करने तथा ब्रिटिश सरकार को एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार थे। अब रैयतवाड़ी प्रणाली और स्थायी बंदोबस्त में डिफरेंस ये है कि रैयतवाड़ी प्रणाली में जो किसान हैं वो मालिक हुआ करते थे जमीन के और वह डायरेक्ट टैक्स दिया करते थे ब्रिटिश सरकार को, ठीक है। और स्थायी बंदोबस्त में जमीन का जो मालिक था वो जमींदारों को माना जाता था और जमींदार जो थे वो ब्रिटिश सरकार को टैक्स दिया करते थे, ठीक है। किसान जमींदारों को दिया करते थे और जमींदार ब्रिटिश सरकार को दिया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में आकेंद्रित बस्तियों के विकास में मुख्य रूप से किस कारक ने योगदान दिया? मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र में आकेंद्रित बस्तियों के विकास में मुख्य रूप से किस कारक ने योगदान दिया? करेक्ट आंसर है सुरक्षा, चिंताएं और आक्रमण। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में
अकेंद्रित बस्तियां शब्द का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बिखरी हुई या अनियमित रूप से बसी हुई बस्तियों के लिए किया जाता है। ये शब्द विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोग होता है जहां पारंपरिक रूप से केंद्रित गांवों के बजाय घर और खेत दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। ऐतिहासिक रूप से कुछ क्षेत्रों में लोग सुरक्षा कारणों से भी बिखरे हुए घरों में रहना पसंद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? प्रयागराज प्रशस्ति। मिलिंद पर्वों के लेखक नागसेन हैं। यह ग्रंथ राजा मिलिंद और भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध धर्म पर हुए संवादों का संग्रह है। मिलिंद पर्वों को पाली भाषा में लिखा गया है। 1930 के दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 240 मील की दूरी तय करते हुए दांडी में समाप्त हुई। दांडी यात्रा के कारण पूना समझौते पर हस्ताक्षर हुए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। यह यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई और 240 मील की दूरी तय करते हुए दांडी में समाप्त हुई। आपको याद हो तो दांडी यात्रा जो थी वो नमक पर जो टैक्स लगा था उसके विरोध में हुई थी, गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 580 से 605 ईस्वी तक शासन करने वाले पुष्यभूति वंश का प्रथम उल्लेखनीय राजा निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर है प्रभाकर वर्धन। आइए पुष्यभूति वंश के कुछ राजाओं को देख लेते हैं। पुष्यभूति राजवंश, जिसे वर्धन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है, 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान उत्तरी भारत में एक शासक राजवंश था। उन्होंने शुरू में थानेसर हरियाणा से शासन किया, लेकिन बाद में अपनी राजधानी कन्नौज उत्तर प्रदेश स्थानांतरित कर ली। यह राजवंश राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंचा, जिनके साम्राज्य में उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत का अधिकांश भाग शामिल था। निम्नलिखित पुष्यभूति या वर्धन वंश के ज्ञात शासक हैं जिनके शासनकाल की अनुमानित अवधि है। पहले है नरवर्धन 500 से 525 ईस्वी तक। दूसरे हैं राज्यवर्धन प्रथम 525 से 555 ईस्वी। आदित्यवर्धन, इन्हें आदित्य सेन भी कहा जाता है, 555 से 580 ईस्वी तक। प्रभाकर वर्धन 580 से 605 ईस्वी। राज्यवर्धन द्वितीय 605 से 606 ईस्वी। और आखिरी है हर्षवर्धन 606 से 657 ईस्वी। कंप्यूटर से क्वेश्चंस आए हैं। MS पावर पॉइंट 365 में सिलेक्ट किए गए शेप या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट एडिटिंग शुरू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? MS पावर पॉइंट 365 के में सिलेक्ट किए गए शेप या टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट एडिटिंग शुरू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर है फंक्शन F2। निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में किसी MS एक्सेल सूत्र फॉर्मूला में 3 डायमेंशनल रेफरेंस का उपयोग सबसे प्रभावी रूप से आवश्यक होगा? निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में किसी MS एक्सेल सूत्र में 3 डायमेंशनल रेफरेंस का उपयोग सबसे प्रभावी रूप से आवश्यक होगा? करेक्ट आंसर है 1 वर्ष के लिए मासिक डेटा का निरूपण करने वाली समान रूप से संरचित वर्कशीट के अनुक्रम में एक विशिष्ट सेल से मानों को जोड़ना। विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल या फोल्डर नाम में निम्नलिखित में से किसे अनुमत नहीं किया जाता, मतलब अलाउ नहीं किया जाता? फाइल के नेम या फोल्डर के नेम में हम हाइफन का यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, लेटर्स और नंबर का यूज कर सकते हैं, बट तारक चिन्ह मतलब स्टार हम जिसे कहते हैं और प्रश्न चिन्ह जैसे प्रतीक का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। MS पावर पॉइंट में किसी बड़ी प्रेजेंटेशन को मैनेज करते समय सेक्शन फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? MS पावर पॉइंट में किसी बड़ी प्रेजेंटेशन को मैनेज करते समय सेक्शन फीचर का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर है एडिट और प्रेजेंट करने के दौरान बेहतर व्यवस्थापन और नेविगेशन के लिए प्रेजेंटेशन को लॉजिकल समूहों में विभाजित करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन
एस रैम और डी रैम के बीच उनके आंतरिक आर्किटेक्चर और परफॉर्मेंस विशेषताओं के संदर्भ में प्राथमिक अंतर का वर्णन नहीं करता। मतलब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है वो नहीं है इन चार ऑप्शन में से, वो करेक्ट आंसर है 4। एस रैम अपेक्षाकृत तीव्र और अधिक महंगा है, जो इसे मुख्य सिस्टम मेमोरी के लिए उपयुक्त बनाता है, जबकि डी रैम अपेक्षाकृत मंद और सस्ता है, जो इसे कैश मेमोरी के लिए आदर्श बनाता है। ये इनका प्राथमिक अंतर नहीं है, बाकी इनसे पहले जो 3 ऑप्शन दिए हैं वो इनके प्राथमिक अंतर हैं एस रैम और डी रैम के। पहला ऑप्शन है जैसे एस रैम का डिजाइन सरल होने के कारण यह अत्यधिक तीव्र है और इसे डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि डी रैम समय समय पर डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता के कारण मंद होता है। एस रैम डेटा को संग्रहित करने के लिए प्रति बीट अधिक ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है, जो डी रैम की तुलना में तीव्र एक्सेस काल प्रदान करता है। एस रैम अधिक ट्रांजिस्टरों का उपयोग करता है, जिसे कम सघन बनाता है, जबकि डी रैम प्रति सेल केवल एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर का उपयोग करता है, जो इसे अधिक कॉम्पैक्ट बनाता है। अगला टॉपिक है स्पोर्ट्स। क्वेश्चन है विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? करेक्ट आंसर है हितेश गुलिया। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? तो करेक्ट आंसर है हितेश गुलिया। अब इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि हितेश गुलिया जी किस खेल से संबंधित हैं? तो वो भारतीय मुक्केबाज है। अगला क्वेश्चन है 25 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक चली घुड़सवारी प्रतियोगिता का नाम क्या है, जिसमें निहारिका सिंघानिया ने पहला स्थान हासिल किया? तो इसका करेक्ट आंसर है एज़लहोफ CSI लियर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इससे ये भी बन सकता है कि निहारिका सिंघानिया जी जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो वो घुड़सवारी से संबंधित है। अगला टॉपिक है साइंस। क्वेश्चन है आधार राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है? आधार राशियों की मात्रकों को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर है मौलिक या मूल मात्रक। कौन सा साइटोस्केलेटन प्रोटीन तंत्री तंतुओं का प्रमुख घटक है, जो बड़े अक्ष तंतुओं की क्षमता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है? आंसर है न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? करेक्ट आंसर है केवल कंपन और प्रत्यास्थ माध्यम। अगला टॉपिक है मॉन्यूमेंट्स। क्वेश्चन है मुगलों द्वारा निर्मित निम्नलिखित में से किस इमारत कस्बे में सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? करेक्ट आंसर है फतेहपुर सीकरी में। सलीम चिश्ती जी का मकबरा जो है वो फतेहपुर सीकरी में है। शिपिंग मंत्रालय द्वारा सागरमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? शिपिंग मंत्रालय द्वारा सागरमाला परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है औद्योगिक गलियारा विकास। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में टीयर 1 शहर का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में टीयर 1 शहर का एक उदाहरण है? करेक्ट आंसर है कोलकाता। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण तीव्र औद्योगिकीकरण हुआ और ऊर्जा गहन क्षेत्रों का विस्तार हुआ। भारत ने औद्योगिक विकास, ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए कौन सा बाजार आधारित तंत्र अपनाया है? भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के कारण तीव्र औद्योगिकीकरण हुआ और ऊर्जा गहन क्षेत्रों का विस्तार हुआ। भारत ने औद्योगिक विकास, ऊर्जा दक्षता और उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए कौन सा बाजार आधारित तंत्र अपनाया है? करेक्ट आंसर है प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना। अगला टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन। हरित क्रांति की सफलता संस्थागत सपोर्ट पर आश्रित थी। भारत में कृषि अनुसंधान और HYB बीजों के प्रसार में किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? हरित क्रांति की सफलता संस्थागत सपोर्ट पर आश्रित थी। भारत में कृषि अनुसंधान और HYB बीजों के प्रसार के लिए किस संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? करेक्ट आंसर है ICAR। अगला टॉपिक है करंट अफेयर। क्वेश्चन है मार्च 2025 में भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन
की थाईलैंड यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आईएनएस सुजाता, आईएनएस सादरुल और आईसीजीएस भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन का इस्तेमाल का हिस्सा थे जिसने फुकेट डीप सी पोर्ट का दौरा किया। अगला है भारतीय जहाजों ने एचटीएमएस हुआ हिम के साथ पासेक्स का संचालन किया। तीसरा है इस यात्रा में युद्ध जैसे अभ्यास जैसे कि नकली नौसैनिक युद्ध और लाइव फायर अभ्यास शामिल थे। करेक्ट आंसर है केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन है द एम्परर ऑफ ग्लेडनेस सेट इन ईस्ट ग्लेडनेस कनेक्टिकट किस लेखक द्वारा 2025 में लिखा गया उपन्यास? आंसर है ओशन वुओंग। क्वेश्चन है द एम्परर ऑफ ग्लेडनेस सेट इन ईस्ट ग्लेडनेस कनेक्टिकट किस लेखक द्वारा 2025 में लिखा गया उपन्यास है? तो आंसर है ओशन वुओंग। अप्रैल 2025 में भारत और इटली ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया? अप्रैल 2025 में भारत और इटली ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर अपनी राजनीतिक साझेदारी को मजबूत किया? आंसर है व्यापक रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी। अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से प्रवासियों और श्रमिकों के लिए आवास समाधान प्रदान करने के लिए 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYU 2.0 में निम्नलिखित में से कौन सा घटक शामिल है? करेक्ट आंसर है किफायती किराए के आवास परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने AI फॉर गुड पहल की शुरुआत की? 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने AI फॉर गुड पहल की शुरुआत की? करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अगला क्वेश्चन है 24 फरवरी से 28 फरवरी तक मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या थी? तो वित्तीय साक्षरता, महिलाओं की समृद्धि, फाइनेंशियल लिटरेसी, वुमेन्स प्रॉस्पेरिटी थी। 25 मार्च 2025 से 30 मार्च 2025 तक चली घुड़सवारी प्रतियोगिता का नाम क्या है? जिसमें आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हाँ, ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन यही खत्म होता है।